वैकल्पिक विषय की भूमिका आपकी मुख्य परीक्षा में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उसका कारण यह है कि सामान्य अध्ययन में अब सबकी पहुंच जो मटेरियल्स हैं, उपयोगी मटेरियल्स सब तक पहुंच गई है। क्योंकि परीक्षा पैटर्न जब नया नया चेंज होता है तो दिक्कत आती है सिलेबस और पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री संबंधी। लेकिन जब इतने वर्ष बीत जाते हैं, परीक्षाओं के 3-4 परीक्षाएं हो जाती हैं, तब फिर वो समस्या का समाधान हो जाता है। कैसे प्रश्न आएंगे, कहाँ से आएंगे, सामग्री, ये सब मिल जाता है। तो अंततः महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है यहाँ पर जो आपका वैकल्पिक विषय है उसमें। वैकल्पिक विषयों में आपने विगत वर्षों में देखा है, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, 100 150 अंकों का अंतर आ जाता है। विषयांतरों में अगर देखें, वैकल्पिक विषयों में देखें केवल, उसमें जो एक बड़ी वजह बनता है आपको टॉप कराने के लिए भी और आपको प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए भी। तो वैकल्पिक विषय का चुनाव, एक बात और वो यह कि आप जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम देते हैं उसके पहले तक वैकल्पिक विषय आपका तैयार रहना चाहिए। ये मैंने बार बार कहा है। उसका रीज़न ये है कि प्रीलिम्स रिजल्ट आने के बाद आपके पास जो समय बचता है, अगर वैकल्पिक विषय आपका तैयार नहीं है तो फिर आपको और कुछ वो पढ़ने नहीं देगा। क्योंकि वैकल्पिक विषय का अर्थ यह होता है कि उस अर्थ में आपको सामान्य अध्ययन नहीं करना है। वैकल्पिक विषय अर्थात विषय का विशेषज्ञ बनना है, और विशेषज्ञ तरह अध्ययन करेंगे तो उसमें शोधकर्ताओं, तमाम जो अनुसंधानकर्ता उस विषय के संबंधित हैं, तमाम जो उसके डायमेंशंस हैं, आलोचनाएं हैं, स्कोप है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। उसमें लिखेंगे नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए, और अब तो और ज़्यादा आपके लिए कठिन कर दिया कि 1 और 5वां प्रश्न आपको अनिवार्य कर दिया। ऐसे में अगर कुछ ऐसा विषय आप चुन लेते हो जहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है उस विषय का, जिसका जैसे लोक प्रशासन है, दिखने में छोटा है, स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो कोई नया प्रश्न अगर बना देंगे और आपने करंट अफेयर्स में मिस कर दिया है वो, तो वो प्रश्न आपका छूट जाएगा। गलत लिखेंगे तो निगेटिव मार्किंग मिलेगा। ये आपको मैंने पहले ही बताया है कि ना आता हो मत लिखिए, कम आता हो कम लिखिए, लेकिन अगर गलत फैक्ट डालते हैं, गलत चीज़ें लिखते हैं तो आपको आपके नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए वो मत करिएगा। यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विषय, सरल विषय समाजशास्त्र की जानकारी आप लोगों को दूंगा। समाजशास्त्र विषय क्यों लें आप, क्या रही है इसकी सफलता दर, आगे आने वाले समय में कितना आपके लिए लाभदायक होगी, और क्यों आपको ये विषय लेना चाहिए। तो सिलेबस डिस्कशन के दौरान ही ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इससे थोड़ा बहुत डिफर करता है आपका यूपीएससी का, यूपीएससी में थोड़ा अलग है, और इसी तरह बीपीएससी में, अन्य स्टेट पीसीएस में थोड़ा बहुत चीज़ें डिफरेंट होंगी। बाकी सब लगभग 80 से 90% कोर्स समान है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कि समाजशास्त्र विषय लें क्यों। तो इसलिए लें क्योंकि ये न सिर्फ आपके निबंध में 1 से 2 निबंध यहाँ से आपको लिखने को मिल जाते हैं, पूरा मटेरियल ये अगर विषय पढ़ते हैं तो मिल जाता है निबंध के लिए। सोशल इश्यूज से जो आते हैं या फिर करंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज से जो आते हैं प्रश्न, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उनके तमाम डायमेंशंस जो होते हैं वो मिल जाते हैं। तो निबंध लेखन में बहुत आपकी मदद करता है। दूसरा, सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्न पत्र समाजशास्त्र कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। पहले पेपर में भारतीय समाज हो, दूसरे पेपर में सामाजिक न्याय हो या सोशल इश्यूज हो, प्रशासन के संदर्भ में जब आप सोशल जो इश्यूज पढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड पेपर में सोशल इश्यू का बड़ा टॉपिक है, ज़्यादातर प्रश्न वहाँ से आते हैं। फोर्थ पेपर में जब आप कोई केस स्टडी लिखोगे तो आपको समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत बहुत सारे मटेरियल यहाँ पे मिल जाएंगे।
तो इस तरीके से आप देखोगे, और बहुत सारे ग्राफ, बहुत सारे आंकड़े आपको समाजशास्त्र में पढ़ने को मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट निबंध में और अपने जीएस के चारों प्रश्न पत्रों में। दूसरी बात यह है कि ये सरल क्यों है। सरल दो तरीकों से, देखिए किसी भी विषय को पढ़ने का दो तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि आपने बुक्स खरीद ली उस विषय से संबंधित जो विख्यात लेखकों की बुक है, और वहाँ से अध्ययन अपना शुरू किया। जैसे कि लोग अक्सर एथिक्स के लिए बुक्स बता देते हैं कि आप सुब्बा राव फलाना धमाका की बुक ले आओ और पढ़ डालो। अब व्यक्ति ले आता है और पढ़ना शुरू करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ डालता है और फिर प्रश्न हल करने बैठता है तो उसको समझ में आता है हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ पढ़ा कुछ और रहा है। इसका रीज़न यह है कि आपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं की है। आपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं की है, टू द पॉइंट पढ़ाई नहीं की है। क्या एग्ज़ाम में आपसे चाहता है, वो परीक्षा आपसे क्या चाहती है, ये आपको समझ में नहीं आया है। इसके लिए प्रैक्टिकल व्यवहारिक समझ की आवश्यकता होती है, तब आप सही सामग्री पकड़ पाओगे। तो दूसरा तरीका ही बेस्ट है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप पढ़ें। परीक्षा आपसे क्या चाहती है, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इस बात की समझ होनी चाहिए। ये समझ दो तरीकों से विकसित होगी, या तो आप परीक्षा दीजिए खुद, ये चीज़ डेवलप हो जाएगी अनुभव से। दूसरा, किसी अनुभवी व्यक्ति से या फिर किसी टीचर से पढ़िए। तो ये दूसरा ही तरीका आप अपनाइएगा। अनुभव, 3-4 वर्षों के प्रश्न पत्र, 5 वर्षों के प्रश्न पत्र, उनकी ट्रेंड देखिए। और दूसरा, उससे भी अच्छा तरीका किसी गाइड का सहारा लीजिए, जो भी आपको जिससे पढ़ने में अच्छा लगता हो। ये बात रही। और समाजशास्त्र अन्य विषयों की तुलना में सरल है, संक्षिप्त देखिए, देखने में आपको सिलेबस बहुत लंबा लग सकता है। संक्षिप्त इस संबंध में है कि बड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनसे संबंधित 1-2 समाजशास्त्रियों का नाम, उनके कथन, उनके सिद्धांत इस संदर्भ में क्या विचार रहे हैं, और उनकी आलोचनाएं, ये अनिवार्य रूप से आपको पढ़नी है। मतलब कोई सिद्धांत है तो किसने दिया, कोई डिवीजन है किसने किया, और उसकी आलोचना, ये आपको अपने दिमाग में रख के चलना है। कोई भी टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक पे संबंधित सिद्धांत किसका है, सिद्धांत के बारे में तो पढ़ेंगे ही, किसका सिद्धांत है, और आलोचनाएं क्या क्या हैं। 1-2 आलोचनाएं साधारण सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लिखना नहीं रहता अब, तो आपके लिए तो आसान है। अब पहले जब आलोचनाएं पूछती थी तो 8, 10, 20, 25 जितनी आलोचनाएं लिखती, 600 शब्दों में लिखना होता था। तो अभी वो चीज़ आपको मेहनत नहीं करनी है। 1-2 आलोचनाएं बहुत है महत्वपूर्ण, 2-3 आलोचनाएं, और फिर निष्कर्ष। तो इस तरीके से, और उसको करंट अफेयर से जोड़ना, करंट के टॉपिक से जोड़ना, ये आपका हर प्रश्न में, चाहे पहला प्रश्न पत्र आप हल कर रहे हो या फिर दूसरा प्रश्न पत्र आप हल कर रहे हो, ये अनिवार्य रूप से आगे लेकर आपको चलना है। यदि समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में आप पसंद करते हो, वैकल्पिक विषय के रूप में, 9453775039 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पे संपर्क करके आप वैकल्पिक विषय के कोर्स से हमारे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जो चलता है। तो सामान्य समाजशास्त्र, ये खंड ए, प्रश्न पत्र 1, 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहले प्रश्न पत्र का खंड 1 का जो पहला खंड है वो सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी संबंधित है। इसमें क्या क्या बातें हैं। पहला, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एवं समाजशास्त्र के मूलभूत आधार, समाजशास्त्र का उद्भव एवं उसकी प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र। तो समाजशास्त्र, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी विज्ञान हो, कोई भी पद्धति हो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तब उसकी खोज होती है, तब उसका उद्भव होता है। इसी तरह समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई, जो उद्भव हुआ, उसके पीछे कोई न कोई कारण रहा होगा, शून्य में तो हुई नहीं होगी। तो वो कारण क्या थे, वो यहाँ पे बताते हुए समाजशास्त्र का उद्भव। ऐसा नहीं कि समाज का अध्ययन पहले नहीं किया जाता था। समाजशास्त्र के उद्भव के पहले समाजशास्त्र का उद्भव 1838 में हुआ एक विषय के रूप में, लेकिन समाज का अध्ययन वो प्राचीन समय से चल रहा है।
अंतर सिर्फ इतना था कि समाज का जो अध्ययन होता था वो किसी और विषय के अंतर्गत होता था, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत। लेकिन यहां से जो उद्भव की बात होती है तो समाजशास्त्र का एक स्वतंत्र विषय के रूप में उद्भव की बात होती है। इसके पीछे यूरोप में हम जाते हैं। यूरोप में चूंकि समाजशास्त्र का जन्म होता है, यूरोप में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं उस समय। उसमें पुनर्जागरण का दौर चल रहा होता है और जो धर्म पे आधारित यूरोपीय समाज था वो धीरे धीरे तार्किक बातें करने लगता है, कार्य कारण की बात करने लगता है कि किसी घटना के पीछे वो धर्म न कारण होकर के कोई और कारण है, उस कार्य कारण की बात होने लगती है, तार्किकता जन्म लेती है। तमाम बौद्धिक लोग सामने आते हैं, लॉक, रूसो जैसे, मॉन्टेस्क्यू जैसे, जो अपने विचारों से तर्कणा को जन्म दे देते हैं। ये तर्कणा समाज में विरोधाभास उत्पन्न करती। क्यों? क्योंकि फिर जो बदलाव आता है उसका जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, प्रत्येक समाज में होते हैं, वो उसका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा विरोधाभास उत्पन्न होता है जब फ्रांसीसी क्रांति आती है। फ्रांसीसी क्रांति होती है, वहाँ पे क्या था कि पादरी, सामंत, ये सभी राजा के चहेते होते थे। राजा अपने आप को ईश्वर का वरदान समझता था। ईश्वरत्व की व्याख्या राजा से की जाती थी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसके नीचे 3 वर्ग थे, एक पादरी, दूसरा सामंत, और जो अंतिम पायदान पे थी वो साधारण जनता थी। पादरी धर्म के इन मामलों में सर्वश्रेष्ठ होता था। पादरी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था समाज में। लेकिन सामंत जो होते थे, ये प्रशासनिक कार्यों का, जो जनता से सीधे जुड़े लोग होते हैं, जनता पे जो शासन करते थे डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से, वो सामंत करते थे। कर वसूली हो, राजस्व वसूली हो, वो सामंत किया करते थे। अंततः एक ऐसी स्थिति आती है कि लुई 16वां जो वहाँ का राजा था, अकाल पड़ता है, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, राजकोष खाली हो जाता है, लेकिन उसकी विलासिता जब संकट पड़ने लगती है, जब विलासिता पूर्ण जो कार्य थे उसके वो उसमें व्यवधान उत्पन्न होते हैं, तब वो जनता पे अतिरिक्त कर लगा देता था। तो जनता तो वैसे ही जूझ रही थी आर्थिक संकट से, ऊपर से उसने कर ज़्यादा लगा दिया। इससे जनता आक्रोशित तो पहले से ही थी। यहाँ पे फिर आंदोलन शुरू हो जाता है और आंदोलन क्रांति में बदल जाती है। और इस क्रांति से जो 10 वर्षों तक ये क्रांति चली, फ्रांसीसी क्रांति, यहीं से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी अवधारणाएं, जो मानव अधिकार की सर्वोच्च अवधारणाएं हैं, वो जन्म लेती हैं। यहाँ भी विरोधाभास ये 10 वर्षों तक चला, जो कि समाज से ही उत्पन्न हुआ था। वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, स्तरीकरण था, समाज विभिन्न स्तरों में बटा हुआ था, वो कारण था। तीसरी एक व्यवस्था औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में जो हुई, उसने व्यापक स्तर पर परिवर्तन किए। एक नए वर्ग के रूप में पूंजीवादी वर्ग का उत्पन्न हुआ और उत्पत्ति हुई, और पूंजीवादी वर्ग के विरोधाभास के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति हुई। पूंजीवादी समाज, जो पूंजीवती वर्ग थे, वो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इस पे केंद्रित उनके विचार थे। वहीं पर श्रमिक वर्ग, उसका किसी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं था सिवाय उसके श्रम पे। जो उसका शारीरिक श्रम था, केवल उसी पे बेचारे का अधिकार रह गया था, न तो उसका उत्पादन के साधनों पे, न तो उत्पाद पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो यहाँ से श्रमिकों का शोषण भी स्टार्ट होता है। काम के घंटे बढ़ा दिए जाते हैं, मजदूरी नहीं बढ़ाई जाती है। कहीं कहीं श्रमिकों को अपना श्रम, अपनी नौकरी खोनी पड़ती है, क्योंकि उनका स्थान धीरे धीरे मशीनें लेती जा रही थी। मशीनें ज़्यादा उत्पादन करती हैं। तो इस तरह से यहाँ भी विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई। तो ये विरोधाभास जो चल रहे थे,
इनका अध्ययन कैसे किया जाए, इनकी क्या परिस्थितियां थी, क्या आधार थे, तो इसके लिए एक नए विषय की जरूरत पड़ी कि एक नए विषय के अंतर्गत इनका स्वतंत्र अध्ययन किया जाना बहुत आवश्यक है, इनके कारणों का, इनके परिणामों का। तो उस नए विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी। तो उसकी पृष्ठभूमि है। इसके बाद अध्ययन विधि, वस्तुनिष्ठता की समस्या। ये देखिए थोड़ा शोध का विषय है, यहाँ पे आपने समाज कार्य में पढ़ा होगा शोध। तो वस्तुनिष्ठता की समस्या, सामाजिक विज्ञानों में मापन संबंधी विचार, निदर्शन। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि व्यक्ति समाज से प्रभावित होता है, उसकी अपनी भावनाएं भी होती हैं। कोई भी शोध वाला व्यक्ति हो, आप प्रयोगशाला में शोध कर रहे हैं दो केमिकल के साथ, तो बात वहाँ वस्तुनिष्ठता तो हो सकती है, लेकिन जब आप एक सामाजिक शोधकर्ता के रूप में समाज का अध्ययन करते हैं, तो फिर वहाँ पे धर्म, आपकी जाति, आपके विचार कहीं न कहीं आपके शोध में अवरोध उत्पन्न करेंगे, जिससे वस्तुनिष्ठता की समस्या उत्पन्न होगी। वो समस्याएं कैसी हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या कारक हैं, ये देखना है। सामाजिक विज्ञानों में मापन संबंधी विचार, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो विचार रखे हैं वो छोटे छोटे हैं, देखना है। निदर्शन एवं शोध प्रकार, शोध प्रारूप। निदर्शन क्या होता है, आपने पहले भी देखा होगा। जैसे आपका पूरा शरीर है, अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो उस रोग को ज्ञात करने के लिए पूरे शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बूंद खून निकाल लें तो पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व कर देगा, बता देगा आपको कौन सा रोग है। ठीक इसी तरह निदर्शन भी होता है, एक बड़ी इकाई समाज। जैसे हमको पूरे इलाहाबाद का अध्ययन करना है, इलाहाबाद के समाज का अध्ययन करना है, तो हम इलाहाबाद के किसी ग्रामीण समुदाय का, एक ग्रामीण समुदाय को चुन लेंगे जो सभी प्रकार के जो समाज हैं उसके व्यक्ति वहां पर हों, विभिन्न जातियों के लोग हों, विभिन्न वर्गों के लोग हों, ऐसे गांव का चयन कर लेंगे। तो यदि ऐसा चयन हम कर लेते हैं तो फिर ये पूरे इलाहाबाद के जो बृहद समूह है उसका ये प्रतिनिधित्व करेगा। जो परिणाम हमको उस एक गांव के संदर्भ में मालूम होगा, वही परिणाम पूरे बृहद समुदाय के लिए भी सही होगा। इसी आधार पे ओपिनियन पोल वगैरह जो किए जाते हैं, इसी आधार पे किए जाते हैं। ओपिनियन पोल आता है ना, ये 24 करोड़ जो जनसंख्या है इसका थोड़ी ना होता है। कुछ लोगों को सैंपल के रूप में, सैंपलिंग इसको कहते हैं इंग्लिश में, निदर्शन, है ना। इसकी अन्य जो प्रणालियां हैं, तथ्य के संकलन की प्रणालियां हैं। तथ्य क्या होते हैं, तथ्य के संकलन की प्रणालियां, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। एक बार पढ़ लेंगे कभी भूलेंगे नहीं, और एक बार प्रयोग कर लेंगे अपने घर में ही तो भी कभी ये भूलेगा नहीं। मैं बताऊंगा कैसे प्रयोग करना है। फिर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है। प्रकार्यवाद में रेडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोस्की और मर्टन के विचार पढ़ने हैं। संघर्ष सिद्धांत, कार्ल मार्क्स और राल्फ डैरेंडॉर्फ और लेविस कोजर के संघर्ष सिद्धांत पढ़ने हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पढ़ना है, कूले, मीड, ब्लूमर का। संरचनावाद पढ़ना है, लेवी स्ट्रास, SF नाडेल, पार्सन्स और मर्टन का। ये चीज़ें बहुत कम स्थानों पर आपको व्यवस्थित रूप से मिलेंगी, क्रमबद्ध रूप से मिलेंगी। कई स्थानों पे तो बहुत गलत गलत पढ़ाते हैं इनको, और सही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाता है। जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अगर वो टेक्निकल पॉइंट्स आपको न पता रहें तो यहाँ से प्रश्न आप कभी सही नहीं कर पाओगे। इसको बहुत ज़्यादा सरलीकृत मैंने कर दिया है। सरल तरीके से आपको ये सब चीज़ें जानने को मिलेंगी और बहुत मज़ा आएगा। लगेगा कि एकदम हलवा, जैसे मैंने लिखा है ना, एकदम हलवे की तरह सरल, तो उसी तरह सरल विषय आपको ये लगेगा। समाजशास्त्र के अग्रणी विचारक अगस्त काम्ट का प्रत्यक्षवाद पढ़ना है, विज्ञानों का संस्करण पढ़ना है। प्रत्यक्षवाद का जनक इनको कहा जाता है, अगस्त काम्ट को। क्यों? क्योंकि समाज के विकास के संदर्भ में, बौद्धिक विकास के आधार पर इन्होंने समाज के विकास का सिद्धांत दिया और कहा कि पहले जो आदमी था, जो मनुष्य था, वो सिर्फ धर्म को ही सभी घटनाओं का कारण मान लेता था। धीरे धीरे
तर्क शक्ति विकसित हुई, लेकिन ये तर्क शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल नहीं थी कि वो सही कारण का पता लगा सके, तो फिर से आदमी धर्म की तरफ लौट आता था। लेकिन फिर प्रत्यक्षवाद, जो प्रत्यक्षवादी स्तर आया, यहाँ पर व्यक्ति कार्य कारण की खोज करने में सफल हुआ और इस तरह से विज्ञानवाद का शुरुआत हुआ, प्रत्यक्षवाद का शुरुआत हुआ। प्रत्यक्षवादी स्तर जो आधुनिक स्तर है समाज का, जहाँ पे किसी भी कारण को यूं ही नहीं धर्म से या किसी अन्य चीज से जोड़ दिया जाता है, बल्कि उसका अवलोकन किया जाता है, निरीक्षण परीक्षण किया जाता है, तर्क वितर्क किया जाता है, तथ्य संग्रहण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, फिर निष्कर्ष पे आते हैं कि इसका क्या कारण होगा। तो विभिन्न उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से इसको समझाया था। इसी तरह विज्ञानों का संस्करण था, जिसमें समाजशास्त्र को उन्होंने विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में रखा था। हर्बर्ट स्पेंसर की सावयवी सदस्यता, उन्होंने कहा था कि मानव का जो उद्विकास होता, समाज का जो उद्विकास होता है, वो उसी तरह होता है जैसे एक भ्रूण का विकास होता है ना। वो था कार्ल मार्क्स, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और विल्सन। कार्ल मार्क्स का मानना था, इन्होंने इसी में आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया था। कोई भी घटना, कोई भी समाज में परिवर्तन होगा तो उसका कारण आर्थिक होता है। आर्थिक कारण को इन्होंने एकमात्र कारण बताया था। तो आर्थिक निर्धारणवाद के बारे में इनको कहा जाता है, उसका जनक कहा जाता है, और इसकी बड़ी आलोचना भी होती है। इन्होंने भौतिकता को ज़्यादा प्रबल रूप से व्याख्यायित किया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी इनकी परिस्थितियां जो स्वयं की भी थी, उसका भी प्रभाव रहा। बाद में वेबर ने इनकी इनके जो सिद्धांत थे उसकी कट आलोचना की थी। दूसरा विल्सन, वैराग्य। ये वैराग्य वो वाला नहीं है कि ऋषि मुनि बन गए और जंगल में चले गए। ये वैराग्य समाज से, खुद से, और जो उत्पादन किया जा रहा जो वस्तु है उससे। और ये श्रमिक समाज के संदर्भ में, जो पूंजीवादी समाज है, इसमें जो श्रमिक वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसकी मनोदशा का वर्णन वो वैराग्य से करते हैं। ठीक है, विल्सन से करते हैं। इमाइल दुर्खीम, श्रम विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया था कि किस तरह से श्रम विभाजन किसी समाज की संरचना और संगठन को निर्धारित करता है। सरल समाज, जटिल समाज की इन्होंने संकल्पना की। धर्म का समाजशास्त्र, धर्म संबंधी, धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत इन्होंने दिया कि धर्म किस तरह से समाज को नियंत्रित करता है पवित्र और अपवित्र वस्तुओं के निर्धारण से। अर्थात पवित्र की तरफ जाएंगे तो संगठन बनेगा समाज में, इसीलिए व्यक्ति कोशिश करता है कि वो पवित्र काम करे, जो पवित्र की श्रेणी में वस्तुएं हैं उनकी तरफ रहे। अपवित्र जो चीज़ें हैं वो नियंत्रित करने का काम करती हैं, तो व्यक्ति पाप करने से बचता है, अपवित्र जो वस्तुएं हैं उनसे दूर भागता है। इस तरह से सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का काम धर्म करता है, और समाज ने ही धर्म की स्थापना की है, इसलिए समाज ही धर्म है। इन्होंने समाज को धर्म कह दिया था। फिर मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया आती है। इन्होंने समाज कार्य की विषय वस्तु के संदर्भ में कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, अर्थात मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है। और 4 प्रकार के मानव व्यवहार, 4 समाज प्रकार की सामाजिक क्रिया इन्होंने बताई थी। इसके बाद आदर्श प्रारूप, जिसमें नौकरशाही का आदर्श प्रारूप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अगला है बहुत सरल, कुछ है ही नहीं इसमें, आपको मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। जब पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा तो लगेगा कुछ है नहीं, हलवा है। सामाजिक स्तरीकरण में विभेदीकरण, यहाँ से एकदम और ज़्यादा हलवे से भी हलवा टॉपिक, वो सूजी वाला हलवा शुरू हो जाता है। सामाजिक स्तरीकरण में विभेदीकरण की बात होती है कि समाज में स्तरीकरण किस तरह से है। जैसे भारत में है जाति समाज में, जो जाति व्यवस्था है इसमें स्तरीकरण है। एक जाति उच्च है, फिर उसके निम्न, फिर निम्न, सबसे निम्न। विभेदीकरण, इसमें अंतर क्या होता है, विभिन्न इससे संबंधित अवधारणाएं क्या हैं, असमानता क्या है, विभेदीकरण क्या है। स्तरीकरण के विभिन्न सिद्धांत, जिसमें मार्क्स, वेबर और डेविस मूर के ही सिद्धांत, केवल 3 ही सिद्धांत पढ़ने हैं आपको। मेल्विन ट्यूमेन ने क्या आलोचना की थी, वो आलोचना बहुत प्रसिद्ध है, उसको आपको देखना है। स्वरूप, जाति एवं वर्ग, परिस्थिति एवं भूमिका, भारतीय समाज के संदर्भ में पढ़ेंगे अच्छे से, यहाँ के विचारकों, यहाँ के जो सिद्धांतकार जो अध्ययन करता रहे हैं उनके अध्ययन को। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, व्यावसायिक गतिशीलता, अंतःपीढ़ीगत और अंतरापीढ़ीगत गतिशीलता। ठीक, बड़ा छोटा टॉपिक है, बड़ा सरल है, सभी सरल है मेरे अनुसार। मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको कोई अंतर नहीं नजर आएगा,
सब आपको सरल ही लगेगा। फिर खंड ब में आपको विवाह, परिवार, नातेदारी, विवाह के प्रकार, स्वरूप, सामाजिक विधानों का प्रभाव, परिवार की संरचना, प्रकार क्या हैं, परिवार के बदलते प्रतिमान क्या हैं, वर्तमान स्वरूप जो है वैश्वीकरण, उदारीकरण के संदर्भ में, और विभिन्न जो विवाह के नए नए विवाह के वैकल्प के रूप में नई नई व्यवस्थाओं का जन्म होता है। सेरोगेसी प्रथा हो गई, समलैंगिकता हो गई, सहवास हो गया। तो इन सब व्यवस्थाओं के आलोक में समाजशास्त्र के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि परिवार व्यवस्था का विघटन किस तरह हो रहा है और इसका भविष्य क्या होगा, विभिन्न समाजशास्त्रियों के विचारों के आलोक में। लिंग भेद की भूमिका, यहाँ से आपको आपके निबंध के लिए और फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर जो है उसके लिए टॉपिक मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सामाजिक परिवर्तन और विकास, अवधारणा। देखिए ये पांचवा जो टॉपिक है इसको फर्स्ट पेपर में भी आएगा प्रश्न यहाँ से, सेकंड पेपर में भी आएगा प्रश्न यहाँ से, तो कंबाइंड रूप से यहाँ से आपको पढ़ना है, अलग अलग करके नहीं पढ़ना है। सामाजिक परिवर्तन विकास, ये भी फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों कंबाइंड रूप से आपको पढ़ना है। अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन के कारक, सिद्धांत, विभिन्न सिद्धांत जो हैं, चक्री सिद्धांत और रेखी सिद्धांत। सामाजिक आंदोलन एवं परिवर्तन, सामाजिक नीति एवं विकास में राज्य का हस्तक्षेप, ग्रामीण रूपांतरण की रणनीतियां, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत के विशेष संदर्भ में, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत का, ग्रामीण युवाओं हेतु स्वयं रोजगार तथा जवाहर रोजगार योजना, समावेशी विकास एवं सतत विकास, मनरेगा को भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, ये बड़े ऐसे टॉपिक हैं ये कि आप बिना पढ़े भी यहाँ से आंसर लिख सकते हो, लेकिन पढ़ने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे समाजशास्त्रीय इसका स्वरूप पढ़ना है, समाजशास्त्र की दृष्टि से देखना है। तो इसमें जो शोध हुए हैं, जो सिद्धांत आए हैं, उनकी जो आलोचनाएं हैं वो देखना है, उनके जो निष्कर्ष रहे हैं। तो आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, संपत्ति की अवधारणा, श्रम विभाजन के सामाजिक आयाम, विनियम के प्रकार, औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं सामाजिक विकास, शक्ति की प्रकृति, वैयक्तिक, सामुदायिक, अभियोजनोन्मुख, वर्गगत, राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप, जनतांत्रिक और निरंकुश जो शासन होता है, इनके बारे में आप जानते हो सब कुछ नया नहीं है इसमें। धर्म, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, धर्म किस तरह से समाज पर प्रभाव डालती है, धार्मिक विश्वासों के बारे में, धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है, विज्ञान का उत्तरदायित्व समाज के लिए क्या है, नियंत्रण किस तरह से समाज पे करता है, सामाजिक विकास में क्या योगदान है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, जनसंख्या और समाज, दोनों पेपर के लिए भी पढ़ना है। जनसंख्या का आकार, जनसंख्या आकार की पढ़ना है थोड़ा सा, उसका अध्ययन, प्रवृत्तियां, गठन एवं प्रवास वृद्धि, भारत में जनसंख्या की समस्याएं, जनसंख्या शिक्षा। फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आता है, जीएस में भी। अब सेकंड पेपर, ये फर्स्ट पेपर था पूरा आपका, अब सेकंड पेपर में आएंगे। भारतीय सामाजिक व्यवस्था, इंडियन सोशल सिस्टम, इसमें भारतीय समाज के जो आधार रहे हैं, भारतीय परंपरागत भारतीय सामाजिक संगठन, धर्म कर्म का सिद्धांत, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ और संस्कार व्यवस्था, इनमें आपसी संबंध जो है, सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता, इसमें बौद्ध, इस्लाम और पश्चिमी प्रभाव भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, निरंतरता तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारक, सामाजिक स्थिरीकरण जो फर्स्ट पेपर में पढ़ना है, सेकंड पेपर में भी दोनों को मिलाकर पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आप कृषक और औद्योगिक वर्ग संरचना पढ़ोगे, मध्यम वर्ग का उदय, जनजातियों में वर्ग, दलित चेतना का उद्भव, विकास, ये सब देखेंगे। विवाह, परिवार, नातेदारी, फर्स्ट पेपर में जो पढ़ा आपने, सेकंड पेपर में भी दोनों को कंबाइंड करना है, कंबाइंड करके पढ़ना है, ठीक है। आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था फर्स्ट पेपर में भी पढ़ा आपने, सेकंड पेपर में भारतीय विशेष जो परंपरागत सामाजिक व्यवस्था उसके संदर्भ में पढ़ना है। यहाँ जजमानी व्यवस्था किस तरह से संगठित रखती थी समाज को, किस लिए ये एक तार्किक व्यवस्था थी, वो समझाना है। भू स्वामित्व व्यवस्था क्या थी, भूमि सुधार क्या किए गए, स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के बाद, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक परिणाम, आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारक, समावेशी विकास, सतत विकास, ये सभी पॉइंट आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ने को मिलेंगे, सेकंड पेपर में, तो दोनों को एक साथ आप पढ़ेंगे। शक्ति का विकेंद्रीकरण जो स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में पढ़ना है, विकास में राजनीतिक प्रभाव, शिक्षा और समाज, परंपरावादी एवं आधुनिक समाज में शिक्षा के आयाम, दोनों में अंतर, शैक्षणिक असमानता एवं परिवर्तन, शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता, समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा की समस्याएं,
जनजाति, ग्रामीण एवं नगरीय सामाजिक संगठन, इन संगठनों का विशेष अध्ययन करना है। विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने क्या अध्ययन किया, क्या निष्कर्ष प्रतिपादित किए और उनकी आलोचनाएं। ठीक है। धर्म और समाज फर्स्ट पेपर में भी आपने पढ़ा था। देखिए कितना आसान सा सिलेबस है, ये अलग अलग नहीं है, दोनों को साथ साथ पढ़ना है आपको। ठीक। जनसंख्या की गत्यात्मकता फर्स्ट पेपर में पढ़ा आपने, सेकंड पेपर को थोड़ा सा और भारतीय संदर्भ में थोड़ा बढ़ाकर पढ़ देना, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको देख लेना है। नारी और समाज, नारी का जनसंख्यात्मक विवरण ये पढ़ लेंगे तो आपका एक निबंध तैयार है महिला सशक्तिकरण पे, कहीं से भी पूछे वहाँ से। ठीक है। नारी विमर्श हो गया, उनकी परिस्थिति में परिवर्तन, विशिष्ट समस्याएं, दहेज, अत्याचार, भेदभाव, नारी एवं बच्चों के कल्याण संबंधी कार्यक्रम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 2013। परिवर्तन एवं विकास के आयाम, ये अंतिम टॉपिक है सेकंड पेपर का। सामाजिक परिवर्तन, ये भी आपने फर्स्ट पेपर में देखा, उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा भारतीय संदर्भ में। सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण, सूचक प्रवृत्ति, सामाजिक परिवर्तन के स्रोत आंतरिक एवं बाह्य, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण। मजूमदार के यहाँ पर आपको विचार पढ़ने हैं, श्रीनिवास के विचार पढ़ने हैं। परिवार परिवर्तन के प्रेरक, जनसंचार, शिक्षा एवं संप्रेषण, आधुनिकीकरण एवं नियोजित परिवर्तन की समस्याएं, नियोजन की वैचारिक एवं रणनीति, पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम, पर्यावरण, बेकारी और नगरीय विकास के कार्यक्रम, सामाजिक सुधार आंदोलन, कृषक, पिछड़ा वर्ग, महिला एवं दलित के विशेष संदर्भ में। देखिए अब जीएस के टॉपिक्स आपको कितने यहाँ पर मिल गए, पूरा जीएस ही जीएस अगर सिद्धांतकारों को निकाल दें तो। इसलिए ये एक बहुत ही सरल विषय है। आपको सिलेबस डिस्कस करने का संदर्भ यही था कि आपको थोड़ा सा परिचय हो जाए इस विषय के संदर्भ में। तमाम लोग समाजशास्त्र लेने से पहले इस भ्रांति का शिकार रहते हैं कि बहुत लंबा सिलेबस है इसका, जबकि आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़नी ही पड़ेंगी, चाहे निबंध लिखना हो, चाहे जीएस आपको पढ़ना हो। ठीक है। और सरल इस संदर्भ में कि छोटा सिलेबस है इसका, इसमें बहुत सारे तथ्य नहीं पढ़ने हैं आपको। तथ्य बहुत ज़्यादा होते तो फिर गड़बड़ होती है, जैसे इतिहास में है। यहाँ तथ्य न के बराबर है, तो सिद्धांत ही सिद्धांत पढ़ने हैं। बाकी सब जो सामाजिक संरचना में आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है उसके बारे में व्यवस्थित अध्ययन करना है। तो अगर इस विषय को आप अपना वैकल्पिक विषय बनाने के लिए सोच रहे हैं और चाहते हैं प्रीलिम्स के पहले आपका ये सिलेबस तैयार हो जाए, बहुत संक्षिप्त चूँकि हम अध्ययन आपको टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाते हैं, तो आप लोग 9453775039 इस पे जुड़ करके अध्ययन कर सकते हैं हमारे समाजशास्त्र ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप पे ये आपको अध्ययन पूरा अध्ययन सामग्री, वीडियो और पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।